नमस्कार विद्यार्थियों, मैं श्री राम नायक, सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ से आपके बीच सिंधु सभ्यता की चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने सिंधु सभ्यता का जो नामकरण है उसके बारे में हमने बात की है। और अब हम बारी बारी करके हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उन स्थलों की हम बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं हड़प्पा, जो पूरा स्थल है सिंधु सभ्यता का, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पा स्थल के आधार पर ही ये जो सभ्यता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। क्यों? क्योंकि हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि ये एक नियम बना हुआ है कि जिस भी सभ्यता में जो स्थल सबसे पहले खोजा जाएगा उस स्थल के आधार पर ही उस सभ्यता का नामकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था, इस कारण से हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। अब जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी यदि हम बात करें तो आप देखो कि ये जो स्थल है 1924 में ये खोजा गया था। देखो, एक स्थल को खोजना और एक वहाँ उत्खनन होना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो ये जो स्थल है हम देखते हैं कि इसका जो आप स्लाइड में देख रहे हो उत्खनन 21 में है, तो कई बार हम देख लेते हैं ऐसे, है ना। तो लेकिन आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे कि ये जो स्थल है 1921 में खोजा गया था और यहाँ जो उत्खनन का जो कार्य है 1923-24 में जाकर के यहाँ उत्खनन का कार्य हुआ था। लेकिन जो खोजने का जो कार्य है वो भी दयाराम साहनी के द्वारा हुआ और जो उत्खनन का कार्य है वो भी दयाराम साहनी के नेतृत्व में ही हुआ था। लेकिन इस खुदाई के या उत्खनन के जो प्रभारी हैं वो रहे हैं जॉन मार्शल। और जॉन मार्शल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जॉन मार्शल वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था और इन्होंने ही हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम काल निर्धारण भी किया। और जॉन मार्शल ने ही हड़प्पा सभ्यता को संपूर्ण विश्व के सामने उद्घाटित किया था। तो उत्खनन और खोज का जो कार्य है वो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अब ये स्थल खोजा कहाँ गया? तो ये वर्तमान जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये स्थल चला गया है। और जब ये स्थल खोजा गया था तो ये 1921 की बात है। तो 1921 तक भारत और पाकिस्तान जो है वो विभाजित नहीं थे। लेकिन आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश जो स्थल है, प्रमुख जो स्थल है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो प्रमुख स्थल रहे थे प्रारंभिक दौर के, ये सारे के सारे अब पाकिस्तान में हैं। तो ये जो स्थल है ये पाकिस्तान में भी पंजाब है, हमारे यहाँ भी पंजाब है। तो पाकिस्तान का जो पंजाब है वहाँ एक मोंटगोमरी, या आप इसको कहीं ये भी पढ़ेंगे मोंटगोमरी नाम का एक ज़िला है जिसका वर्तमान में जो नाम है वो साहिवाल रखा गया है। तो वहाँ ये स्थल खोजा गया। और हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं वो हमें किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलते हैं। तो हड़प्पा जो स्थल है वो भी हमें नदी के किनारे ही प्राप्त हुआ है। नदी कौन सी है? रावी। तो पाकिस्तान की रावी नदी के किनारे, ठीक है, ये पूरी बात आप यूँ इसको बोल सकते हो कि पंजाब के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के किनारे सिंधु सभ्यता का स्थल हड़प्पा खोजा गया था। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और इसका जो उत्खनन है वो भी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है। फिर आप देखो, एक विद्वान है पिगट। पिगट जो है वो कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानियाँ थी। तो जिस सिंधु सभ्यता के जो उत्तरी जो स्थल हैं, उत्तरी स्थलों की जो राजधानी है वो रही है आपके हड़प्पा। और हड़प्पा जो स्थल है इसको तोरण द्वार का नगर कहा जाता है। तोरण द्वार का नगर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा काफ़ी प्रमुख था। और आप देखो शादी विवाह वगैरह में तो रस्म है, आप देखो जैसे तोरण वगैरह मारना, है ना, ये रस्म होती है। तो तोरण क्या होता है? एकदम बिल्कुल घर के मुख्य द्वार पे तोरण लगाया जाता है। तो ये हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक मुख्य नगर होने के कारण इसको तोरण द्वार का नगर इसको कहा गया है। फिर औद्योगिक स्थिति अच्छी होने के कारण इसको अर्ध औद्योगिक नगर भी इसको कहा गया है। अब हड़प्पा
के स्थल की जब हम बात करें या सिंधु सभ्यता के स्थलों की जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि मुख्यतः जो हड़प्पा के स्थल भी या हम कहें सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं मुख्यतः दो भागों में बंटे हुए होते हैं। एक इसका पश्चिमी भाग होता है और एक इसका पूर्वी भाग होता है। पश्चिमी जो भाग है वो अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, ऊंचाई में होता है वो, और पूर्वी जो भाग है वो अपेक्षाकृत नीचा बसा हुआ होता है। तो जो पश्चिमी जो भाग है जो अपेक्षाकृत ऊंचा बसा हुआ होता है उसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता है, और जो पूर्वी भाग जो नीचा बसा होता है उसको नगर कहा जाता है। और आप देखें कि जो दुर्ग या जो गढ़ी है यहाँ मुख्यतः प्रशासनिक वर्ग से संबंधित लोग, या हम यूँ कहें प्रशासनिक वर्ग से संबंधित लोग, या हम यूँ कहें कि धार्मिक वर्ग से संबंधित जो लोग थे वो दुर्ग में रहा करते थे या पश्चिम भाग में रहा करते थे, जबकि पूर्व की जो भाग है जो अपेक्षाकृत नीचा है वहाँ सामान्य जो लोग हैं वो रहा करते थे। और ये जो गढ़ी का जो भाग है या दुर्ग का जो भाग है इसके उत्तर में एक और टीला मिला है और उसे टीला एफ कहा गया है। और टीला एफ जो है वहाँ हम देखते हैं कि टीले एफ के उत्तर में हमें कुछ चबूतरे मिले हैं, कुछ चबूतरे मिले जिनकी संख्या 18 बताई जाती है। और चबूतरों के उत्तर में हमें अन्नागार मिले। अन्नागार का मतलब है अन्न रखने का स्थान, और ये जो अन्न रखने का जो स्थान है यहाँ हम देखते हैं कि ये हमें 6-6 की 2 कतारों में मिले हैं। और इसी के पास हम देखते हैं कि हमें यहाँ से कुछ छोटे आवास मिले हैं, और उन छोटे आवासों को देख करके ऐसा माना जाता है कि भाई यहाँ श्रमिक लोग या मजदूर लोग रहा करते थे। तो आप इसको यूँ भी ध्यान रख सकते हैं कि भाई चबूतरे हैं तो चबूतरों पे क्या है, अन्न के अवशेष मिले हैं। तो अन्न के अवशेष मिले तो अन्न कहाँ रखा जाएगा, अन्नागार में, और अन्नागार से ला करके उसको कूटने के लिए ज़रूरत किसकी रहेगी, श्रमिकों की रहेगी। तो टीला एफ उसके उत्तर में हमें मिला है चबूतरा, और उसी के उत्तर में मिला अन्नागार, उसके पास में मिले हैं श्रमिक आवास। तो कभी आपके प्रश्न आए कि भाई श्रमिक आवास के अवशेष कहाँ मिले हैं, तो आपका उत्तर रहेगा हड़प्पा। ठीक है। और पूछा जाए अन्नागार 6-6 की कतारों में कहाँ मिले हैं, तब भी आपका जो उत्तर है वो रहेगा हड़प्पा। तो ये हमने बात की इसकी कि भाई ये जो स्थल है ये स्थल देखने में किस प्रकार का दिखाई हमें देता है। तो मोटा मोटी तो 2 भाग हो गए, एक तो इसका पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग। इसके अलावा एक और टीला मिला है एफ, उसके उत्तर में हमें क्या मिल गए, चबूतरे मिल गए, और उसके उत्तर में हमें क्या मिला है, अन्नागार मिला। उत्तर मतलब नॉर्थ साइड जो है वहाँ हमें अन्नागार मिले हैं। अब हड़प्पा की यदि हम बात करें तो आप देखो कि हड़प्पा से हमें मोहरें भी मिली है। ठीक है, मोहरें मिली है तो सर्वाधिक जो मोहरें वो तो हमें मिली है मोहनजोदड़ो में। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो में मिली है, लेकिन सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें मतलब जिन मोहरों के ऊपर लिखा हुआ है, तो सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मोहरें हैं वो हमें मिली है हड़प्पा में। और आप देखो कि ये जो मोहरें हुआ करती थी, मोहरें मुख्यतः या तो वर्गाकार होती थी या आयताकार होती थी। और ये जो मोहरें हैं ये मोहरें सेल खड़ी से बनी होती थी, लेकिन कहीं कहीं हमें तांबे की जो मोहरें हैं वो भी हमें मिली है। कालीबंगा से हमें बेलनाकार मोहरें भी हमें मिली है ना। इसी प्रकार से हमें फारस और मेसोपोटामिया जो है वहाँ की मोहरें भी हमें मिली है। और मोहरों की जो विशेष बात है वो ये है कि मोहरें स्वामित्व को बताने के काम आती थी। स्वामित्व को बताने के काम आती थी। भाई कोई भी किसी भी वस्तु पर जिसका मालिकाना हक होता था तो वो विशेष प्रकार की मोहरें जो है वो रख दिया करता था अपने सामग्री के साथ में। और इसके अलावा मोहरें जो है, अब आप देखते हो मोहरें तो कोई लेन देन में ये काम में नहीं आती थी। ये मुख्यतः इनका जो कार्य है वो स्वामित्व को बताना ही था। इसके अलावा जो मोहरें हमें कहीं कहीं ताबीज़ के रूप में भी हमें देखने को मिलती है मोहरें।
लेकिन आपको जो बात ध्यान रखनी है वो ये है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त जो मोहरें हैं वो आपको मिलती है हड़प्पा में, ठीक है। और एक यहाँ से विशेष प्रकार की मोहर भी मिली है, और जो विशेष प्रकार की मोहर है उसमें दिखाया गया है कि एक महिला है और उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। तो महिला के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, ये हमें बताता है कि ये संभवतः उर्वरता की देवी थी। वह जैसे आज हम अन्नपूर्णा माता की ओर पूजा करते हैं ना, तो उसी प्रकार से क्या है, उस दौर में उर्वरता की देवी रही होगी, जिसकी हमें आकृति हड़प्पा की एक मोहर पर मिलती है। और हड़प्पा जो है, हड़प्पा में हमें एक विशेष प्रकार का कब्रगाह मिला है जिसको R37 नाम दिया गया है। इसके अलावा हड़प्पा से हमें H आकार के भी हमें कब्रिस्तान मिले हैं, या H आकार की हमें कब्रगाह मिली है। और हड़प्पा से हमें लकड़ी की बनी शव पेटिका भी मिली है। शव पेटिका का मतलब है कि जैसे हम देखते हैं ना भाई कि जो ईसाई जो लोग होते हैं, ईसाई लोगों को दफनाने से पहले एक ताबूत में उनको रखा जाता है ना, उसी प्रकार की एक जो शव पेटिका है, शव पेटिका हमें मिली है हड़प्पा जो स्थल है हमारा, वहाँ से हमें मिली है। अब इसके अलावा आप देखो कि यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है, तो सबसे बड़ा जो अन्नागार है वो आपको हड़प्पा में ही मिलता है। इसके अलावा जो स्वास्तिक जो हम चिन्ह बनाते हैं, तो आप देखो कि वो स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो भी हमें कहाँ मिलता है, हड़प्पा में हमें स्वास्तिक का चिन्ह भी मिलता है। अब इसके अलावा जो हड़प्पा पूरा स्थल रहा है, वहाँ हमें और भी कई अवशेष हमें मिले हैं। जैसे आप देखें कि हड़प्पा से हमें तांबे का पैमाना मिला है, पैमाना मतलब स्केल जिससे हम चीज़ों को मापते हैं। तांबे की हमें इक्का गाड़ी मिली है, ठीक है, तो तांबे की इक्का गाड़ी मिली है, तांबे का पैमाना मिला है। एक तांबे की बनी हमें मानव आकृति भी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। इसके अलावा गधे की हड्डियाँ, कांसे का एक ढक्कन मिला है जो एक बड़े भोजन बनाने वाले पात्र के ऊपर लगा हुआ है। इसी प्रकार से शंख से बने हमें पात्र मिले हैं और उनके ऊपर चांदी जड़े जाने का भी साक्ष्य मिला है हमें। मातृ देवी की मरण मूर्तियाँ मिली है यहाँ से। और इसके अलावा कांसे के भी हमें कई उपकरण हमें मिले हैं यहाँ से। और एक मुहर हमें ऐसी भी मिली है जिसमें गरुड़ जो पक्षी है वो सांप को पकड़े हुए है। एक हमें ऐसी मुहर भी मिली है जिसके ऊपर खरगोश बना हुआ है। इसके अलावा कई फसलों के भी हमें यहाँ से साक्ष्य मिले हैं, जैसे गेहूँ, जौ, तिल, तरबूज, मटर, चावल, बाजरा आदि जो फसलें हैं उनका भी क्या है, हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है। तो ये हमने बात की है हड़प्पा के बारे में, और हड़प्पा का जो बेसिक है वो हम लोगों ने देखा, और हड़प्पा से किस प्रकार के साक्ष्य हमें मिले हैं उनकी हम लोगों ने बात की है। तो आप लोग क्या है कि जब भी इसको याद करें तो पहले इसके एकदम बिल्कुल बेसिक लिख दीजिए आप, ठीक है, और बाद में कोई विशेष कोई साक्ष्य वगैरह जो यहाँ से मिला है उसको क्या है कि आप नोट डाउन करें। अब जो इसके पुरा स्थल हैं, पुरा स्थल के फैक्ट ध्यान रखना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन यदि आप इस टॉपिक को बार बार यदि आप इस टॉपिक को देखते जाएंगे, बार बार इसको पढ़ते जाएंगे, तब आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाएगा। एक आपको इनकी स्थिति वगैरह ध्यान रखनी है कि भाई कौन सा जो स्थल है वो कहाँ है। जैसे हमने हड़प्पा देखा, हड़प्पा कहाँ है, पाकिस्तान में है ना, तो स्थिति वगैरह जो है वो भी ध्यान रखें, जो विशेष बातें हैं वो भी ध्यान रखें। एक सामान्य जो बातें हैं उनको आप क्या कि तुलनात्मक रूप से यदि आप याद रख लेंगे भाई ये इसके सामान्य फैक्ट है जो सभी जगह कॉमन है। जैसे कांसे के उपकरण मिलना कॉमन है सभी पुरा स्थलों में। मातृ देवी की मूर्तियाँ जो है वो मिलना ज़्यादातर स्थलों में क्या है, कॉमन है। जल निकासी की व्यवस्था वगैरह है वो भी कॉमन है। इसी प्रकार से दुर्ग और नगर का जो विभाजन है वो भी ज़्यादातर स्थलों में आपको कॉमन मिलेगा।
तो ये कॉमन जो बातें हैं इनको आप ध्यान रखें, लेकिन कुछ जो विशेष बातें हैं, जैसे हड़प्पा में विशेष बात क्या है, टीला F, तांबे की इक्का गाड़ी, तांबे का पैमाना या स्केल, उर्वरता की देवी की मुहर, एक गुरूड़ वाली मुहर, R37 कब्रगाह, H प्रकार की कब्रगाह, 100 पेटी का। तो ये जो बातें हैं थोड़ी विशेष हैं, इनको भी क्या है आप ध्यान रखें।